आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल है। अक्सर आप सब अखबारों और टीवी चैनल्स पर भुखमरी से जुड़ी मौत की खबरें देखते और सुनते आए हैं। कई बार इन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया जाता है या फिर उन्हें भुला दिया जाता है। दरअसल ज्यादातर खबरें किसी पिछड़े और दूर दराज के इलाके की होती हैं, लेकिन जब मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्लियामेंट से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर एक दो नहीं बल्कि तीन बच्चियों की मौत भूख से तड़प कर हो जाए तो ये हमारे लिए न सिर्फ आंखें खोल देने वाली घटना है बल्कि पूरे समाज और सिस्टम को शर्मसार करने वाली भी। ऐसे में भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 100वें मकाम पर लाकर खड़ा कर देने वाले सिस्टम का ग्राउंड जीरो तज्जिया करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए आज आपको टीवी चैनल्स पर होने वाली हिंदू मुस्लिम डिबेट्स को छोड़कर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि भूख और मौत कभी मजहब नहीं देखती। बहरहाल इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा, साथ ही आपको बताएंगे कैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी बन गया पाकिस्तान का सियासी किंग। पाकिस्तान के होने वाले वजीर आजम इमरान खान के पूरे सियासी सफर से कराएंगे आपको रूबरू। साथ ही आपको बताएंगे मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु की डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जल्द ही बोर्डिंग पास पर सिक्योरिटी चेक की मोहर से मिलेगा आप सबको छुटकारा। इसके अलावा आपको बताएंगे उम्र बढ़ने और बीमारियों की वजह से चलने फिरने में लाचार हो चुके बुजुर्गों के लिए ब्रिटेन की एक कंपनी ने बनाया एक अनोखा सूट। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे आज ही के दिन हमारे जवानों ने पाकिस्तानी फौज को चटाई थी धूल। का देश की संसद से करीब 10 किलोमीटर दूर, दिल्ली के सीएम केजरीवाल के घर से महज 14 किलोमीटर दूर, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर, देश की राजधानी दिल्ली जहां एक नहीं बल्कि दो सरकारें चलती हैं, उस दिल्ली में 3 बच्चियां भूख से मर जाती हैं। इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज हो चुकी है। देखिए पूरे समाज और सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली आज की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। भारी गंदगी और कीचड़ से बुरी तरह से सने रास्ते से गुजरकर जब मंडावली के उस घर में पहुंचते हैं जहां 3 बच्चियों की मौत भूख की वजह से हो गई, तो नजारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। 9 बाई 9 के करीब 20 से 25 कमरों वाली इस इमारत को आज नेताओं और मीडिया के कैमरों ने घेर रखा है। एक ही कुंबे की 3 सगी बहनों की मौत ने पूरे इलाके के साथ साथ पूरे मुल्क में भी सनसनी फैला दी है। इस वाकये ने मुल्क को शर्मसार कर दिया है। बताया गया कि बच्चियों की मौत की वजह भूख और ग़िज़ाई किल्लत है। मंगल की दोपहर पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने इन बच्चियों को देखा था जब उनकी हालत खराब थी। वो पानी मांग रही थी, लेकिन पानी पीने के बाद अचानक तीनों की तबीयत बिगड़ गई। पड़ोसियों ने फौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। 8, 4 और 2 साल की बच्चियों का वालिद भी मंगल की सुबह से ही लापता है। बताया गया कि वो भी घर से काम ढूंढने के लिए निकला था। वालिद रिक्शा चलाता था जो कि चोरी हो गया, इसलिए कुनबे पर भुखमरी की नौबत आ गई। पोस्टमार्टम में इस खुलासे के बाद कि तीनों की मौत भूख की वजह से हुई है, अब पुलिस दोबारा पोस्टमार्टम कराने की बात कह रही है। 3 दिन पहले आए थे, इनकी हालत तो खराब थी, पर इनका रिक्शा चोरी हो गया था। जब ये इस कमरे में यहाँ पर रहने लगे आके, ये इनका दोस्त था, वो बुला के लाया था इनके लिए। जब इनका दोस्त अकेला रहता था, फिर यहाँ पर वो बुला के लाया था। तो क्या इनकी माली हालत बहुत खराब चल रही थी? खाने पीने को पैसा नहीं था? खाने पीने पैसे नहीं हो, जब भी तो लाया बुला के। बहुत गरीब, ज्यादा गरीब थे ये। 2 बच्चे तो मैंने देखे थे, उल्टी हो रही थी, दस्त भी हो रहे थे, फिर ज्यादा बीमार थे 2 बच्चे। एक लड़की बड़ी वाली थी जो 8 साल की थी, वो जरूर ठीक ठाक थी, पढ़ने गई थी स्कूल, वो स्कूल से वापस आई थी। इन बच्चियों की माँ दिमागी तौर पर कमजोर है, लेकिन छोटे से कमरे में बैठी माँ से मिलने के लिए नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से सियासत होती रही। हालांकि दिल्ली सरकार जांच की बात कह रही है। अगर दिल्ली में ऐसी घटना हो रही है तो निश्चित रूप से जो दिल्ली सरकार राशन पहुंचाती है उसका दोष है और उसको देखना चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए। हमारे सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। आज मैं सुबह से अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को बुलाया था, मैंने इसी केस के संबंध में मैंने बात की। प्लानिंग डिपार्टमेंट हमारा है, मैंने उनको कहा है कि दिल्ली के हर गली में रहने वाले व्यक्तियों का, बच्चों का, उनकी हेल्थ का, क्रोनिक डिसीज कोई है, उनकी एज फैक्टर्स हैं, उसकी एजुकेशन है, कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, इन सब का हमारे पास में 100% सेंसस होना चाहिए।
पड़ोसियों से बातचीत करके पता चलता है कि कुनबा कुछ दिन पहले ही मजदूरी के चलते यहाँ पर आया था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। गरीबों का हमदर्द होने का ढोल पीटने वाली सरकारों के लिए इन बच्चों की मौत शर्मसार करने वाली है। लेकिन अफसोस कि आगे भी शायद कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि मीडिया और नेताओं को देश के असल मुद्दों से मानो कोई मतलब ही नहीं रह गया है। वो फिर हिंदू मुस्लिम डिबेट पर लौट आएगा। इस पूरी इमारत में 20 से 25 कमरे हैं, जहां गरीब और मजदूर लोग रहते हैं। ना इनको कभी आवासीय योजना का लाभ मिल पाया और ना ही इनका आज तक राशन कार्ड बन पाया है। 21वीं सदी के हिंदुस्तान में भूख से बच्चों की मौत होना न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए शर्मनाक है और इसके लिए जिम्मेदारी तय होना भी जरूरी है। जाहिर तौर पर यह बड़े शर्म की बात है कि इस मुल्क की दारुल हुकूमत में अगर 3 बच्चियां भूख की वजह से मर रही हैं तो सिस्टम को भी समझना होगा, समाज को भी समझना होगा। बहरहाल ये महज 3 बच्चियों की मौत का मामला नहीं है, बल्कि भूख से हुई मौतें बताती हैं कि दरअसल हमारे मुल्क का सिस्टम कितना खराब हो चुका है। रात दिन होने वाली हिंदू मुस्लिम टीवी डिबेट से हटकर अगर न्यू इंडिया की जमीनी हकीकत टटोली जाए तो मुल्क में भूख से होने वाली मौतों के जो आदाद शुमार हैं वो आप सबको हिलाकर रख देंगे। इसे अफसोस ही कहा जाएगा कि आज मुल्क का मीडिया, सियासी जमातें, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल तबका हिंदू मुस्लिम डिबेट में उलझा नजर आता है, जबकि मुल्क के असल मुद्दों को जानबूझकर पीछे छोड़ दिया जाता है। क्या आपको पता है कि हिंदुस्तान में ग़िज़ाई किल्लत यानी कुपोषण का शिकार लोगों की तादाद 19.07 करोड़ है? और क्या आपको यह पता है कि यह तादाद दुनिया में सबसे ज्यादा है? यानी दुनिया भर में ग़िज़ाई किल्लत यानी कुपोषण का शिकार लोगों की सबसे बड़ी तादाद हिंदुस्तान में रहती है। आप में से बहुत लोगों को यह बात नहीं पता रही होगी, लेकिन न्यू इंडिया की एक तस्वीर ये भी है जिस पर हम सबको गौर करने की जरूरत है। हिंदुस्तान में भुखमरी और इससे जुड़े आदादो शुमार बेहद परेशान करने वाले हैं। एक तरफ सरकार सरमाएकारों के लिए 5 लाख करोड़ रुपए की रियायत दे देती है, तो दूसरी तरफ भूखे लोगों के लिए कोई इंतजाम तो बहुत दूर की बात है, भूखे देश की भूख पर भी पर्दा डालती दिखाई देती है। मिसाल के लिए सरकार मुंबई में 19 रुपए से ज्यादा कमाने वाले को गरीब नहीं मानती। आजादी के 71 सालों में फी शख्स अनाज की दस्तयाबी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये लगार घटती ही चली गई। 1947 से अब तक फी शख्स अनाज की दस्तयाबी 440 ग्राम से घटकर 436 ग्राम पर आ गई है। इसी तरह दाल की दस्तयाबी भी आधी यानी 70 ग्राम से 35 ग्राम ही रह गई है। दूसरी तरफ गैर महफूज सूरत हाल में रखे अनाज के फौरी तकसीम से लाखों लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है, जबकि मौजूदा सूरत हाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 35 किलो अनाज तकसीम करने के हुक्म को भी एक तरफ रखते हुए फिलहाल देश के कई इलाकों में महज 20 से 25 किलो अनाज ही तकसीम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक और हुक्म की अनदेखी करते हुए कई इलाकों में तो पीडीएस दुकानें महीने महीने भर बंद रहती हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हर सूबे में एक बड़े गोदाम और जिले में अलग गोदाम बनाने के लिए भी कहा है, लेकिन हकीकत ये है कि अनाज जमा करने यानी फूड स्टोरेज की कुव्वत को बढ़ाने और गोदामों की मरम्मत के लिए सरकार कभी संजीदा नजर नहीं आती। लिहाजा देश के कई इलाकों में फूड स्टोरेज का मसला पैदा होता जा रहा है। जिस देश में सालाना 6 करोड़ टन गेहूं और चावल की खरीदारी होती है, जिसकी कुल फूड स्टोरेज कैपेसिटी 4 करोड़ 80 लाख टन है, उस देश में 6 साल के अंदर गोदामों में 10,37,738 टन अनाज सड़ चुका है। मौजूदा वक्त में भी करीब 190 लाख टन अनाज प्लास्टिक शेडों के नीचे राम भरोसे पड़ा हुआ है। हर साल गोदामों की साफ सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी 2 लाख टन अनाज सड़ जाता है। और जब देश का सुप्रीम कोर्ट अनाज के एक दाने के बर्बाद होने को जुर्म मानते हुए अनाज के सड़ने से पहले उसे मुफ्त बांटने का हुक्म देता है, तो हमारे सियासतदान 6000 टन से भी ज्यादा अनाज के खराब होने के जुर्म को नजरअंदाज कर देते हैं। लगातार हो रही लापरवाही और नजरअंदाजी का नतीजा ये हुआ कि भुखमरी और ग़िज़ाई किल्लत को लेकर के पिछले साल यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार लोगों की तादाद
19.07 करोड़ है, जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। यहाँ 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। भारत में खाने की कमी से सालाना 3000 बच्चों की मौत हो जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भी भारत का 6वां मकाम है। तो एशिया के दूसरे ममालिक के मुकाबले भी भारत की हालत सबसे खराब है। यहाँ भुखमरी के हालात नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, नॉर्थ कोरिया से भी बदतर है। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने तशवीशनाक हैं। मुल्क की संसद से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हुई 3 बच्चों की मौत हमें झकझोर देने के लिए काफी है। लेकिन क्या ऐसा होगा? जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। जाहिर तौर पर यह रिपोर्ट बताने के लिए काफी थी कि सिस्टम में कितनी गड़बड़ियां हैं, उन्हें किस तरीके से दुरुस्त करने की जरूरत है। बहरहाल ग्राउंड जीरो में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा, साथ ही कुछ अहम जानकारियां और आज की तारीख के साथ आपको बताएंगे पाकिस्तानी सियासत के नए किंग इमरान खान से जुड़ी 10 बड़ी बातें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। ग्राउंड जीरो में आज बात न्यू इंडिया की उस सियाह हकीकत की हो रही है जो चिराग तले अंधेरे वाली कहावत को बयान करने वाली है। पिछले महीने 23 जून को रोजी रोटी अभियान एक संस्था है, उसने एक डाटा पेश किया था मुल्क के सामने। अगर उस पर हम नजर डालें तो ये डाटा बताता है कि तरक्की की राह पर दौड़ रहे भारत में पिछले 1 साल में करीब 20 लोगों की मौत हो गई थी भूख की वजह से। जाहिर तौर पर यह आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है। बीते 1 साल में झारखंड में 12, कर्नाटक में 3, उत्तर प्रदेश में 3 और ओडिशा में 2 लोगों की भूख से मौत हो चुकी है। मरने वालों में 11 साल की एक बच्ची है और 67 साल की एक बुजुर्ग खातून भी थी। तो जाहिर तौर पर जो भूख है वो सभी को अपना शिकार बना रही है। 11 मामलों में आधार कार्ड से जुड़ी कमियां जो है वो सामने आई थी और जो साफ इशारा कर रही थी कि जो आधार कार्ड है उसकी वजह से वो लिंक नहीं था, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को राशन नहीं मिला था। यहाँ पर देखने वाली ये भी बात है कि जो इसका शिकार हो रहे हैं वो दलित हैं, आदिवासी हैं, ओबीसी हैं या फिर मुस्लिम तबके के हैं। यानी ज्यादातर लोग जो हैं वो बेहद गरीब लोग होते हैं या फिर पसमानदा तबके के होते हैं। सभी मामलों में सस्ते अनाज और सामाजिक सुरक्षा पेंशन न मिलने की वजह भी सामने आई है। 70 साल की आजादी के बाद भी भूख से मौत की कहानी भारत जैसे मुल्क के लिए किसी शर्म से कम नहीं है। तमाम स्कीमों के ऐलान के बावजूद अगर मुल्क में भूख और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार लोगों की आबादी बढ़ रही है तो स्कीमों को लागू करने में कहीं ना कहीं भारी गड़बड़ियां और सिस्टम की बदइंतजामी सामने आती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मिड डे मील जैसे प्रोग्राम्स के बावजूद ना तो भूख मिट रही है और ना ही ग़िज़ाई किल्लत पर जो है लगाम लगाई जा रही है या फिर उसमें कामयाबी मिल रही है। बहरहाल ये बड़ा सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया भर की अगर हम बात करें तो दुनिया भर में भूख से जूझने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद लगातार बढ़ रही है। इस वक्त 12 करोड़ 40 लाख जो है वो ऐसे लोग हैं जो भूख से जो है वो कहीं ना कहीं परेशान है या भूख से लड़ाई लड़ रहे हैं। यूएनए की फूड एजेंसी के चीफ डेविड बीसली के मुताबिक भूख से जूझ रहे हैं तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख लोग 4 देशों में रहते हैं। सोमालिया, यमन, साउथ सूडान और नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में ये जो है आबादी ज्यादातर बसती है। और ये मसला जो है सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ ये मसला है। मतलब हर जगह हर एक मुल्क में आपको भूखमरी के शिकार जो है वो लोग मिल जाएंगे। भूखमरी की मार झेल रहे 81 करोड़ 50 लाख लोगों में से 60% लोग जो है ऐसे हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहां उन्हें ये तक मालूम नहीं होता कि उन तक अगली बार खाना कब पहुंचेगा। और बहुत सारी अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, उन पर अगर हम नजर डालें तो भूख और गरीबी की वजह जो है वो रोजाना उसकी वजह से 25,000 लोगों की जान चली जाती है। 85 करोड़ 40 लाख लोगों के पास पेट भर खाना नहीं है पूरी दुनिया की अगर हम बात करें। और इस पर अमेरिका भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो तज्जिया कर चुका है या अमेरिका भी इस पर अपनी परेशानी का इजहार कर चुका है। अफसोस यह है कि भूखमरी के शिकार लोगों में 60% खवातीन भी हैं। मुश्किल यह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी दुनिया भर में भूखमरी के शिकार लोगों में हर साल 40 लाख लोगों का इजाफा हो रहा है। यानी कम होने की बजाय ये तादाद लगातार बढ़ रही है। हर 5 सेकंड में एक बच्चा भूख की वजह से दम तोड़ देता है। 18 साल से कम उम्र के तकरीबन 45 करोड़ बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में हर रोज 244 करोड़ रुपए का खाना बर्बाद हो जाता है। ये एक रिपोर्ट है और बड़ी अहम रिपोर्ट है, यूएनओ की रिपोर्ट है ये, जो कि अगर हम पूरे साल की बात करें तो तकरीबन 88,800 करोड़ रुपए ये पूरी जो है रकम बैठती है। वहीं दूसरी तरफ भारत में ही रोजाना 19 करोड़ 40 लाख लोग भूखे रहते हैं।
FAO रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी को खिलाने के लिए हर साल 225 से 300 मिलियन टन खाने की जरूरत होती है, जबकि 2015-16 में 270 मिलियन टन का उत्पादन हुआ था। ऐसे में मुल्क में रोटी बैंक खोलने की कोशिशें जरूर होनी चाहिए, उनको जरूर बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि अलग अलग जगहों पर ऐसे रोटी बैंक खुले हैं जहां पर रेस्तरां, क्लब, शादी ब्याह और पार्टी से बचा हुआ जो खाना है वो उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको गरीबों तक भेजा जाता है, उसको तकसीम किया जाता है। मुंबई, दिल्ली और यूपी के गोरखपुर समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसे और वसी यानी इसे और बड़ा बनाने की जरूरत है, इसका दायरा और बढ़ाने की जरूरत है। और हमारा मानना है कि इसके लिए सरकार को भी ऐसी तंजीमों के लिए आगे आना चाहिए या उसकी मदद करनी चाहिए जो मुल्क में रोटी बैंक खोलने की कोशिश में लगे हुए हैं। और बात करेंगे इमरान खान की। इमरान खान जो है वो अब पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा हो गए हैं, पाकिस्तान के नए वजीर आजम जो है वो बनने वाले हैं, तो जाहिर तौर पर उनसे जुड़ी हुई कई अहम बातें आपको बताएंगे, अलग अलग पॉइंट से समझाएंगे कि किस तरीके से वो यहां तक पहुंचे। इमरान खान का पूरा नाम इमरान खान नियाजी है। 15 अक्टूबर 1952 को लाहौर के पश्तून फैमिली में इमरान खान की पैदाइश हुई। 1975 में इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज से फिलॉसफी, सियासत और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया था। इमरान खान की जो वालदा थी वो शौकत खानम थी और बुर्की जो खानदान है पाकिस्तान का, उससे उनका ताल्लुक था। बुर्की खानदान ने पाकिस्तान के कई जो है वो मशहूर खिलाड़ी जो है दिए हैं, इसमें जावेद बुर्की और माजिद खान जैसे नाम भी शामिल हैं। इमरान खान ने अपने खानदान यानी अपनी जो है नान के खानदान को जो है एक तरीके से आगे बढ़ाया, उस रिवाज को आगे बढ़ा करके महज 13 साल की उम्र में ही क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था इमरान खान ने। और 16 साल की उम्र तक आते आते इमरान खान प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है वो बन चुके थे या उनका प्रोफेशनल क्रिकेट करियर जो है वो शुरू हो गया था। 1968 में इमरान खान ने फर्स्ट क्लास डेब्यू किया था। साल 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ इमरान खान ने टेस्ट मैच जो है वो खेला था, उससे डेब्यू किया था। और 1974 में इसी मुल्क के खिलाफ यानी इंग्लैंड के खिलाफ ही उन्होंने वनडे डेब्यू किया था। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो 1982 में इमरान खान पाकिस्तान टीम के कप्तान बनाए गए थे। इमरान खान के रिवर्स जो है, इमरान खान को कहा जाता है रिवर्स स्विंग का बादशाह उनको कहा जाता है, उसकी तमाम ही दुनिया में तारीफ हुई थी और ऑलराउंडर के तौर पर उनकी पहचान बनी थी। 1987 में उनकी अगुवाई में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप फाइनल में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद इमरान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। लेकिन उस वक्त के मौजूदा पाकिस्तान के सदर जमहूरिया जियाउल हक साहब के कहने पर वो वापस क्रिकेट मैदान पर लौटे थे। इमरान खान की वापसी जोरदार रही थी। बतौर क्रिकेटर उनकी जिंदगी का सबसे बेहतर लम्हा 1992 में आया। इमरान की अगुवाई में पाकिस्तान ने 1992 में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है उसको जीता था और 25 मई 1992 को ही इमरान ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी वनडे खेला था। यानी इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हुई उनकी कहानी इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मैच के साथ ही खत्म हुई। 1992 की बात करें तो 1992 में ही इमरान खान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया था, ऐलान कर दिया था उसका। क्रिकेट की दुनिया में स्टारडम हासिल कर चुके इस शख्स ने अब अपनी निजी जिंदगी पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया था। यानी रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट के दौरान जब क्रिकेट वो खेलते थे उस दौरान इमरान की जो तस्वीर जो थी वो सामने आती थी। क्लबों में जाने वाले एक जो है हाई क्लास रोमियो के तौर पर उनकी इमेज बन चुकी थी। 1995 में इमरान ने ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेमिया गोल्डस्मिथ से शादी की थी, निकाह किया था। ये रिश्ता तकरीबन 9 साल तक चला था और 2004 में इनका तलाक हो गया था। 2014 में इमरान खान ने दूसरी शादी की थी। टीवी एंकर रेहम खान इमरान की दूसरी बेगम बनी थी। फिलहाल रेहम खान काफी चर्चा में थी। इंतखाबात के दौरान आपने देखा था कि किस तरीके से रेहम खान लगातार टेलीविजन चैनल्स पर बैठी रही और लगातार इमरान खान के खिलाफ जो है बोलती रही। उन्होंने एक किताब भी लिखी है जिसमें इमरान खान की बहुत सारी चीजें जो है वो सामने लेकर के आई हैं, मंजर आम पर लेकर के आई हैं, यानी उनके पूरी मुखालफत में वो लगी हुई थी। इमरान खान ने फरवरी 2018 में तीसरी शादी की थी। इस बार उन्होंने बुशरा मनिका से निकाह किया था। बुशरा जो है उनकी एक तरीके से वो गुरु थी, मतलब उनको मजहबी गुरु कह सकते हैं या रूहानी गुरु उनको कह सकते हैं, वो उनकी गुरु थी। बुशरा ने इमरान से कहा था कि वो शादी अगर करेंगे, तीसरी शादी करेंगे तो वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। और अब लगता है कि जो उन्होंने यानी उनकी जो अहलिया थी, जो उन्होंने कहा था, बुशरा ने जो कहा था, उनकी जो पेश गोई है वो अब सच साबित हो रही है। इमरान खान का सियासी सफर अगर हम बात करें उसकी तो 1996 में यानी 1996 में जो है वो तहरीक इंसाफ नाम की पार्टी बनाने से शुरू हुआ था। 1997 यानी 1997 में इमरान अपना पहला जो इंतखाब था या उनका पहला इलेक्शन था उसको हार गए थे। 1997 में उनकी पार्टी ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सभी जगह जमानत जब्त हो गई थी। फिर उन्होंने 2002 का
इंतखाब लड़ा, अपनी पार्टी से सिर्फ उन्हें ही जीत हासिल हुई थी, बाकी सब लोग जो है जितने कैंडिडेट्स थे वो हार गए थे। नवंबर 2007 में जब उस वक्त के सदर जमहूरिया परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी का ऐलान किया था तो उस वक्त इमरान खान को जेल भी जाना पड़ा था। और इसी के साथ चूंकि वक्त की कमी है, बहुत सारी जानकारी आपको और देनी थी, वो हम नहीं दे पाएंगे। इसी के साथ वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अपना ख्याल रखिए, हर तरह की अफवाहों से आप दूर रहें। फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के जरिए आप अपने पैगामात हम तक भेज सकते हैं। इस प्रोग्राम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए एक जिम्मेदार शहरी बनकर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने में आप जरूर मदद करें। उसे रोकने के लिए आप जरूर आगे आए। कुछ देर के बाद देखिए आपकी बात बुशरा खानम के साथ। मुझे और पूरी टीम की दीजिए इजाजत। आदाब।